नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो कि टॉपिक 6 था उसे कवर किया था। क्या? मौर्य साम्राज्य का टॉपिक 6। ये जो है मौर्य साम्राज्य का टॉपिक 7 है, यानी 7। तो पिछली वीडियो में हमने सम्राट अशोक जी के द्वारा जितने भी उनके अध्यादेश थे, स्मारक थे, लघु लेख थे, शिलालेख थे, ठीक है, जितने भी शिलालेख, लघुलेख और अभिलेख थे, उनके अंतर्गत जितने भी पेपरों में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने पिछली वीडियो में उनके बारे में जाना था। तो मेरे प्यारे साथियों, अभिलेखों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो अभिलेख है वो सम्राट अशोक जी के हैं। लेकिन उनकी लिपि किस तरीके थी, कौन कौन सी लिपि के कौन कौन से अभिलेख थे, उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य टॉपिक 7। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जानेंगे कि कौन कौन से अभिलेख और कौन कौन से क्या कहें, जैसे कि अर्थशास्त्र हो गई या मैग्निस्ट के इंडिका में प्रशासन के जो अधिकारी थे उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं अभिलेखों की भाषा के बारे में कि उनके अभिलेख किन किन भाषाओं में थे, कौन से अभिलेख हमें कहां कहां पर मिले, ठीक है, उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करते हैं। सम्राट अशोक के जो राज आदेशों का जो अंकन है, किसका? सम्राट अशोक जी के जो राज आदेश दिए उन्होंने, आदेशों का जो अंकन है, सबसे ज्यादा अंकन क्या है? प्राकृत भाषा में। इनके जो अभिलेख इन्होंने सबसे ज्यादा जो दिए थे, जो भी आदेश इन्होंने दिए, राज आदेश, उनका जो अंकन है वो प्राकृत भाषा में है, सबसे महत्वपूर्ण चीज। लेकिन इनमें से कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगह पर मिले हैं, जैसे शहबाजगढ़ी और मानहेरा। शहबाजगढ़ी और मानहेरा के जो शिलालेख हैं वो खरोष्टी लिपि के हैं। क्या? सम्राट अशोक जी के शहबाजगढ़ी और मानहेरा से जो हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं, उनकी जो लिपि है, उनकी जो भाषा है वो खरोष्टी लिपि है। ठीक है, ये आपको याद करने हैं क्योंकि इनकी लिपियों के अंतर्गत बहुत ज्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी अभिलेख, ज्यादातर सम्राट अशोक जी के जो अभिलेख हैं वो, उनकी जो भाषा है वो प्राकृत है। आम लोगों की, आम जनता की जो भाषा थी उस समय वो प्राकृत भाषा थी। तो इनके जितने भी आदेश, जो राज आदेश थे, उनका जो इन्होंने अंकन किया था वो प्राकृत भाषा में। लेकिन इनके जो ज्यादातर अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। किसमें? सम्राट अशोक के ज्यादा से ज्यादा जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। लेकिन उनमें से कुछ अभिलेख, जैसे शहबाजगढ़ी और मानहेरा के जो शिलालेख हैं वो खरोष्टी लिपि के हैं। देखो उत्तर पश्चिमी सीमा पर, क्या? उत्तर पश्चिमी सीमा में ना खरोष्टी लिपि में, यानी कि सम्राट अशोक जी के जो उत्तर पश्चिम की सीमा पर अभिलेख या शिलालेख हमारे इतिहासकारों को मिले वो खरोष्टी लिपि में है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाने वाली लिपि है। क्या? दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाने वाली लिपि है। इसका जो विस्तार हुआ, खरोष्टी लिपि का जो विस्तार हुआ था, यानी कि कौन से क्षेत्र में ये फली और फूली, किस क्षेत्र में इसका ज्यादा इस्तेमाल हुआ था, तो वो क्षेत्र है जहां इनका विस्तार हुआ था वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया। क्या? खरोष्टी लिपि का जो सबसे ज्यादा विस्तार हुआ वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में हुआ था। लेकिन इसकी जानकारी हमें, इन खरोष्टी लिपि की जानकारी हमें कुछ और पुस्तकों से या ग्रंथों से भी मिलती है। वो कैसे? चीनी विश्वकोश, चीन का एक ग्रंथ है जिसका नाम चीनी विश्वकोश, उसका नाम क्या है? फांसुलिन में भी ये खरोष्टी लिपि का उल्लेख किया गया है। अगर हमें अदर इसकी जानकारी मिलती है, अगर हमें दूसरे तथ्यों से अगर खरोष्टी लिपि की जानकारी मिलती है
तो वो चीनी विश्वकोश फान सुलिन में खरोष्टी लिपि की हमें जानकारी मिलती है। और बौद्ध ग्रंथ, क्या? बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार, क्या? बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में भी हमें जहां पर सूची दी गई है, यानी कि क्या कहते हैं, ललित विस्तार, ये कि बौद्ध ग्रंथ है, इसमें ललित विस्तार में सूची दी गई है, जहां पर सूची दी गई है वहां पर भी खरोष्टी लिपि की जानकारी है। 7वीं सदी तक खरोष्टी लिपि को क्या चीनी ग्रंथों में प्रयोग किया गया था। 7वीं सदी तक, ईसा के बाद 7वीं सदी तक चीनी ग्रंथों में खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया गया था। इस लिपि को हम और कौन कौन से नामों से जानते हैं, इनके ऊपर पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। जैसे इस लिपि को हम बैक्टीरियन, काबुली, गांधारी, बैक्टोपाली, एरियानोपाली, क्या ये खरोष्टी लिपि के ही नाम हैं जो कि उन स्थानों पर बोली जाती थी, जैसे कि लोकल आम जनता की भाषा होती है, तो जहां पर यह बोली जाती थी इसे उन्हीं नामों से पुकारा जाता था। बैक्टीरियन प्रदेश में पुकारने के कारण या प्रचलन के कारण इसे बैक्टीरियन, काबुल में बोलने के कारण इसे काबुली, गंधार में तो गंधारी, और बैक्टोपाली और एरियानोपाली, ये क्या है, खरोष्टी लिपि के इन नामों से भी जाना जाता है। ये खरोष्टी लिपि के दूसरे नाम हैं। तक्षशिला से, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि तक्षशिला, अब स्थान बदल गया। तक्षशिला से जो हमें सम्राट अशोक जी के अभिलेख मिलते हैं वो कौन सी के हैं? अरामाइक लिपि के हैं। जो हमें तक्षशिला से अभिलेख प्राप्त होते हैं सम्राट अशोक के, उनकी भाषा और लिपि अरामाइक है। गिरनार से जो हमें प्राप्त अभिलेख वो कौन सा है? ब्राह्मी लिपि। क्या? गिरनार से हमें जो सम्राट अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है वो ब्राह्मी लिपि में है। और सरेकुना से जो हमें एक अभिलेख प्राप्त होता है, ठीक है, वो क्या है? यही मात्र एक ऐसा अभिलेख है जो सरेकुना से प्राप्त हुआ, जिसकी भाषा दो है, यह द्विभाषी लिपि का अभिलेख है। ब्राह्मी, अब अगर हम अभी जो हमने चर्चा करी, जो हमने जाना था, वो खरोष्टी लिपि के बारे में जाना था। ब्राह्मी लिपि की अगर हम बात करें तो ब्राह्मी लिपि के जो अक्षर हैं वो उच्चारण के आधार पर लिखे जाते हैं। क्या? अक्षर उच्चारण के आधार पर लिखे जाते हैं। इसमें एक चीज और भी है कि ब्राह्मी लिपि जो उच्चारण पे, क्योंकि ब्राह्मी लिपि के बारे में विद्वानों में बहुत ज्यादा मतभेद है, क्योंकि इनका मानना है, विदेशी विद्वानों का, कि भारत को लिपि का ज्ञान ही नहीं था। उनको तो केवल लिपि कंठस्थ थी और वो कंठस्थ करते थे और कंठस्थ ही उसका उच्चारण भी करते थे। ठीक है, तो क्या उच्चारण के आधार पर यह लिखी जाती है। यह स्वतंत्र लिपि है। इसमें क्या है? 46 चिन्ह होते हैं। इस लिपि में 46 चिन्ह होते हैं और इसमें दीर्घ और ह्रस्व मात्राओं का प्रयोग, क्या? दीर्घ और ह्रस्व मात्राओं का प्रयोग, अक्षरों का ध्वनि संबंधी विभाजन। खरोष्टी लिपि की क्या विशेषताएं हैं? ध्वनि संबंधी विभाजन क्या है? उच्चारण के आधार पर। अभी इससे पहले जो हमने जान रहे थे वो खरोष्टी लिपि के बारे में जान रहे कि खरोष्टी लिपि हमें कहां पर मिली और इसको किन किन नामों से जाना जाता है, और सम्राट अशोक के खरोष्टी लिपि के जो अभिलेख हैं, हमें खरोष्टी लिपि के बारे में कौन कौन से ग्रंथों से या और विदेशी अन्य विद्वानों के माध्यम से हमें खरोष्टी लिपि के बारे में जानकारी मिली, भाई कहां पर ये बोली जाती थी। ठीक है, लेकिन ब्राह्मी लिपि यह, इसके बारे में मतभेद है, क्योंकि कुछ विद्वान कहते हैं कि हिंदुस्तान, जो उस समय हिंदुस्तान था, उनको लिपि का लिखने का, अंकन करने का कोई भी जानकारी नहीं थी। क्योंकि वो हर चीज कंठस्थ करते थे। ठीक है, तो ये लिपि क्या है?
ब्राह्मी लिपि उच्चारण के आधार पर लिखी जाती है अक्षरों के, यह स्वतंत्र लिपि है। ये इसकी विशेषता है, ब्राह्मी लिपि की विशेषता है, यह स्वतंत्र लिपि है। इसमें क्या है, 46 चिन्ह होते हैं और इसमें दीर्घ और ह्रस्व मात्राओं का प्रयोग होता है। लेकिन अगर इसका विभाजन की अगर बात करें तो ध्वनि संबंधी जो विभाजन है उच्चारण के आधार पर, यानी कि तेज बोलना और कम बोलना, इस तरीके से हम इसे दो भागों में भी जान सकते हैं। ठीक है, मौर्य की बात करते हैं, मौर्य प्रशासन की। तो कौटिल्य जी के अर्थशास्त्र में क्या, मौर्य प्रशासन की अगर हम बात करें तो कौटिल्य जी के अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राज्य करने के सप्तांग सिद्धांत को प्रतिपादन किया था कि भाई राज्य चलाने वाले 7 अंग होते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ये हमें जानकारी मिलती है। तो सप्तांग सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन, उसके अंग कौन कौन से थे जो जो प्रशासन को या साम्राज्य को चलाते थे, उसके अंतर्गत कौन कौन से क्या कहते प्रमुख व्यक्ति या राजा या वो थे, तो उनके बारे में जानते हैं। पहले होते थे राजा, जो कि राज्य के प्रधान ही होते थे, मालिक होते थे। उनके बाद दूसरे नंबर पर अमात्य, उसके बाद जनपद, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग। लेकिन 8वें अंग के रूप में, 8वें अंग के रूप में क्या करा इन्होंने, शत्रु की चर्चा भी करी थी। किसने करी थी, तो कौटिल्य जी के अर्थशास्त्र से हमें यह जानकारी मिलती है। केंद्रीय प्रशासन, अगर हम केंद्रीय प्रशासन की बात करें जो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत थे, कि किस प्रकार वो केंद्र में प्रशासन उस दौरान करते थे, तो वो ये कि मंत्री और पुरोहित, इनमें राजा के बाद सर्वोच्च अधिकारी होते थे। और मंत्री और पुरोहित का अधिकारी जो जिस प्रकार ये बनते थे, तो वो किस कारण बनते थे, ऐसा कौन सा कार्य करना पड़ता था जिनसे कि राजा इन्हें बनाता था कि भाई आप मंत्री या पुरोहित है, क्योंकि राजा के बाद दूसरा नंबर इन्हीं का था। तो इनके चरित्र के आधार पर इनका एक परीक्षण हुआ करता था। ठीक है, इनका परीक्षण होता था चरित्र के आधार पर, फिर इन्हें उन क्या कहूँ उस पद पर नियुक्त कर दिया जाता था। वो परीक्षण कौन होता था, उस परीक्षण का नाम था उपदा परीक्षण। उपदा परीक्षण के बिना मुख्यमंत्री और पुरोहित नहीं बना जा सकता था, इसलिए चरित्र के आधार पर उपदा परीक्षण का होना बहुत जरूरी था। जब उपदा परीक्षण होता था उसके बाद ही मुख्यमंत्री और पुरोहित बनते थे। मंत्री परिषद को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है, मंत्री परिषद को अर्थशास्त्र में राजा का नेत्र कहा गया है। क्या, राजा का नेत्र कहा गया है। और अन्य विभागों को, अन्य विभाग के प्रधानों को क्या कहा जाता है, ये जो हमें जानकारी दे रहे हैं, ये कौटिल्य जी के अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिल रही है कि विभाग के प्रधानों को तीरथ या महामात्य कहा जाता था, तीरथ या महामात्य कहा जाता था, है ना। अर्थशास्त्र में इनकी संख्या कितनी है, 18। अर्थशास्त्र में इनकी संख्या 18 बनाई गई है। और अन्य अधिकारियों को क्या, अध्यक्ष कहा जाता था। भाई कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विभाग के प्रधानों को तीरथ या महामात्य, ठीक है ना, कहा जाता था। इनकी संख्या 18 बताई गई है अर्थशास्त्र में। लेकिन अन्य अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था। भाई उनके बाद में, यानी तीर्थ और महामात्य के बाद में फिर उनके नीचे अध्यक्ष हो गए। अध्यक्ष विभागों के अध्यक्षों को, जिनके अंतर्गत विभाग आते गए, वो भाई अध्यक्ष बनते चले गए। लेकिन यूनानी भाषा में पता अध्यक्षों को क्या कहते हैं, ये जो यूनानी भाषा है वो मैग्नित्स्की इंडिका की बातें हैं कि मैग्नित्स्की इंडिका में, यानी यूनानी भाषा में मजिस्ट्रेट कहते थे। यूनानी भाषा में अध्यक्ष को क्या कहते थे, मजिस्ट्रेट। ठीक है, 18 तीर्थकर और उनके हम विभागों की अब चर्चा करेंगे। क्या, यूनानी भाषा में अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट कहते हैं। मुझे थोड़ा सा जरूरी लगा, वो मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी है। तो ये हैं अर्थशास्त्र के तीर्थ और उनके विभाग, यानी तीर्थ मतलब अधिकारी और उनके विभाग। ये जो मैं अब आपको जानकारी दूंगा, वो ये जानकारी दूंगा कि ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत हैं। और ये जितने भी यूनानी लेखकों के, यानी कौटिल्य के इंडिका,
कोटे नहीं, मैग्निस्ट के इंडिका के अंतर्गत उन्होंने अध्यक्ष और विभागों में बांटा कि मौर्य साम्राज्य उस समय 27 अध्यक्ष और विभागों में, यानी मौर्य साम्राज्य 27 विभागों में बटा हुआ था और उन्हीं के द्वारा पूरे साम्राज्य का संचालन होता था। तो ये जानकारी कौन देते हैं? वो हमें इंडिका देती है। तो हम इनकी भी चर्चा करेंगे कि इंडिका में कौन कौन से विभाग थे और कौन कौन से उनके अध्यक्ष थे। बात करते हैं अर्थशास्त्र के 18 अध्यक्ष यानी तीर्थ और उनके विभागों के बारे में। देखो, सबसे पहले थे मंत्री और पुरोहित। इनके अंतर्गत ही प्रमुख धर्म अधिकारी यानी धर्म का कार्य करने वाले प्रमुख अधिकारी, मंत्री पूरे राज्य का काम करने वाले, और राजा के बाद मंत्री और पुरोहित। पुरोहित क्या करते थे? जो कि पूजा पाठ यानी धर्म अधिकारी, धर्म के मामले में कोई भी समस्या हो या कठिनाई हो या कोई भी नियम बनाना होता था तो ये क्या करते थे? प्रमुख अधिकारी थे। राजा के बाद पुरोहित ही इस कार्य को करते थे, इसलिए ये प्रमुख अधिकारी थे। सेनापति, उसके बाद में जो नंबर आता है वो सेनापति जी का नंबर आता है। क्या? सेनापति। सेनापति क्या थे? ये सेना के प्रधान थे। राजा सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, एक तरह से मालिक होता था, लेकिन उसके बाद में सेना का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो सेनापति कहलाता था। ठीक है। युवराज, युवराज जो होते वो राज परिवार के सदस्य होते थे और राज्य परिवार से ही छोटे छोटे यानी राजा के बाद में राज्य परिवार के ही सदस्य किसी न किसी जनपद के क्या कहते गवर्नर या राज्यपाल नियुक्त किए जाते थे। तो क्या है? राज्य का उत्तराधिकारी युवराज होते थे। सन्निधाता, सन्निधाता कोषाध्यक्ष होते थे। कोषाध्यक्ष का मतलब है कि रुपया पैसा जहां पर उनको इकट्ठा किया जाता था वो कोष होता था, उसके अध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता था। समाहर्ता, समाहर्ता राजस्व विभाग और वित्त विभाग यानी कि राज वसूली, ये राजस्व वसूली कहीं से भी इन्हें अगर किसी प्रकार से पैसा वसूल या राजस्व इकट्ठा करना होता था तो वो कौन करते थे? वित्त विभाग और यानी समहर्ता होते थे, जो राज्य से पैसा इकट्ठा कर कर कोष में जमा करते थे। एक तरह से कोष बैंक होता था और राजस्व होता था ब्याज वसूली, किसी से लेके आना भाई कि क्या मैं आपने खेती में या फिर जैसे सरकारी जमीनें दी गई और उसके बाद उसमें मेहनत करेगी तो उससे जो इनकम 1/4 तिहाई बटाई अदाई जो चलते हैं उसमें से जो राजस्व वसूल करते थे वो समहर्ता करते थे। कर्मांतिक, कर्मांतिक उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष। ये क्या करते थे? उद्योग और जो कारखाने होते थे यानी कि कोई भी एक तरह से जो कि आज के डेट में आधुनिक फैक्ट्री और कंपनियां होती थी, उस समय जो उद्योग होते थे उस समय कुटीर उद्योग थोड़े ज्यादा होते थे, उसमें कई प्रकार के काम होते थे, जैसे कि रथकार जो रथ बनाते थे वो भी एक तरह का उद्योग था, हथियार बनाते थे वो भी एक तरह का उद्योग था, ठीक है ना। कृषि पैदा करना वो भी कृषि उद्योग के अंतर्गत आता है, तो उसके कौन होते थे? कर्मांतिक। ये कारखानों के अध्यक्ष होते थे, जो कि राजगृह में कारखाने बनते थे, तरह तरह के हथियार बनाने के लिए जो कारखाने होते थे उनके अध्यक्ष कर्मांतक। व्यवहारिक, धर्म स्थलीय न्यायालय यानी कि वो होते थे व्यवहारिक जो कि धर्म स्थलीय यानी कि जो धर्म के स्थल के कार्य में न्यायालय का प्रधान हो, जो कि धार्मिक मामलों में निर्णय देता हो, धार्मिक मामलों में न्याय करता हो, उसको व्यवहारिक कहते थे। ये क्या होते थे? धर्मस्थलीय न्यायालय के प्रधान होते थे। प्रदेष्टा, प्रदेष्टा कंटक शोधन न्यायालय का प्रधान होता था। कंटक शोधन न्यायालय मतलब एक तरह से फौजदारी, फौजदारी सिविल, ये इस तरीके जो वहां पर न्यायालय थे, एक तरह से जैसे आपस में झगड़ा होने के बाद में अगर हम कहीं जाते हैं तो उसी प्रकार से जैसे हम न्यायालय में जाते हैं झगड़ा होने के बाद पुलिस स्टेशन जाते हैं फैसला कराने के लिए, तो उसी प्रकार कंटक शोधन न्यायालय के प्रधान को प्रदेष्टा होते थे। ये फौजदारी वगैरह लड़ाई झगड़े के मामलों को इन पर न्याय करते थे। नागरिक पौर, नागरिक पौर नगर प्रशासन का प्रमुख। जिस प्रकार से आज के समय में हमारे यहाँ के जो पुलिस अधिकारी होते हैं,
नगर प्रशासन के, जैसे कि एसडीएम हो गए, डीएम हो गए, एडीएम हो गए, या फिर थाने के इंस्पेक्टर वगैरह हो गए। उस प्रकार से नगर प्रशासन के ये प्रमुख होते थे। उसमें नगर में किस प्रकार से कानून व्यवस्था प्रशासन बनाते थे, वो ये बनाते थे। नायक, जो नायक होते हैं सैन्य संचालन का प्रधान अधिकारी होता था। सेना के लिए सेना किस प्रकार से कार्य करे, किस प्रकार से उन्हें मार्ग दिखाए, जो सैन्य का संचालन करने वाले होते थे, तो वो नायक होते थे। ठीक है, कि भाई सेना को क्या काम करने पड़ेंगे, किस प्रकार के सैन्य संचालन के लिए किस प्रकार की युद्ध नीति तैयार करनी पड़ेगी, उसके लिए नायक होते थे। दंडपाल, दंडपाल क्या है, रसद सामग्री प्रमुख। ये क्या होते थे, सेना युद्ध के समय में सेना के पास में रसद यानी खाने पीने की जो वस्तुएं पहुंचाने का जो कार्य होता था, वो रसद सामग्री जो सेना के पास तक पहुंचाते थे वो दंडपाल पहुंचाते। अंतपाल, अंतपाल ये सीमावर्ती दुर्गों का प्रधान होता था। सीमावर्ती यानी कि जो भी मौर्य साम्राज्य की जहां पर सीमा थी, उनके अंतर्गत मौर्य साम्राज्य ने एक तरह से ये मान लो, जैसे आज के आधुनिक समय में चौकियां होती हैं, हर बॉर्डर पर एक चौकी होती है कि भाई कोई क्या कहते दुश्मन कभी बाहर से हमारे देश में अंदर ना जाए, तो वहां पर उस समय दुर्ग बने होते थे, किले, तो उनपे क्या है, अंतपाल उनके दुर्गों का प्रधान होता था। द्वारपाल, ये आंतरिक दुर्गों का प्रधान, यानी ये तो हो गए सीमावर्ती वाले दुर्ग। अंतपाल कि भाई बॉर्डर पर सीमा पर इन्होंने अपने दुर्ग बनाए ताकि कोई दुश्मन, बाहरी दुश्मन अपने देश के अंदर ना जाए, तो ये वहां से नजर रखते थे। तो वो कौन थे, अंतपाल। और ये द्वारपाल थे, जो कि जहां पर राजा रहते थे, जहां पर प्रशासनिक राज्य के अधिकारी रहते थे, वहां पर जो दुर्ग बने होते थे, यानी कि अपने जनपद या अपने राज्य के अंदर या साम्राज्य के अंदर होते थे, उनके प्रधान को द्वारपाल कहते थे। दोवारक, राजमहलों की देखरेख करने वाला। देखो दोवारिक जो होते थे, राजमहलों की देखभाल करने वाला होता था। एक तरीके से आधुनिक, मैं जो उदाहरण दूंगा वो आधुनिक तौर पे देने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप जान सकें। जैसे कि राजमहल की जगह आप ये लगा लो कि एक बहुत बड़ा मकान बना दिया और उस मकान की साफ सफाई, देखरेख, कौन सा सामान किस जगह लगाना है, लाना है, ले जाना है, जो कार्य करते थे वो दोवारिक करते थे, यानी राजमहल की देखभाल करने वाला प्रधान, कि कितने वर्कर यहाँ पर नौकर चाकर काम करेंगे और किसको क्या क्या काम देना है, वो इनका कार्य था। ठीक है। आंतरसिक, आंतरसिक जो होते थे सम्राट के अंगरक्षक होते थे, यानी राजा के पास में एक अलग से सेना की टुकड़ी होती थी, अलग से सेना की टुकड़ी होती, जिस प्रकार से आधुनिक बॉडीगार्ड, जैसे कि आपने आजकल देखा भी होगा, अगर देश का कोई नेता हो तो उसके चारों तरफ सुरक्षा के लिए कुछ गार्ड्स होते हैं, कुछ सुरक्षा कर्मी होते हैं। उसी प्रकार उस समय राजा की सुरक्षा के लिए भी अंगरक्षक की सेना होती थी, तो उसके प्रधान को आंतरिक कहा जाता था। आटविक, यह वन विभाग का प्रधान होता था, यानी जंगल में कितनी इनके अंतर्गत जो मौर्य साम्राज्य में कार्य थे वो ये थे कि जंगल से कितने वन में लकड़ी कटी है, वन से कितनी आय हुई है, या फिर वन कितना पेड़ पौधे लगाने हैं, लकड़ी काटनी है, राजमहल को पहुंचानी है, रथों को इस्तेमाल के लिए करनी है, राजमहल के लिए फर्नीचर का इस्तेमाल करना है, तो वन से जो भी चीजें आती थी जंगल से, वो इन प्रधान जी के, यानी कि ये उसके प्रमुख थे, उसके प्रधान थे, तो वो कार्य आटविक जी के अंतर्गत ही आता था। मंत्री परिषद अध्यक्ष, सचिव या प्रधानमंत्री, क्या बोलते हैं ना, सचिव या प्रधानमंत्री, इनसे ये जो थे मंत्री परिषद, एक तरह से जैसे हमारे आधुनिक, देखो वो मैंने वही लोकसभा राज्यसभा, उसमें जितने भी नेता होते थे, सचिव होते थे, यानी कि सभा, उस समय जमाने की सभा, उस समय की सभा में जितने अधिकारी होते थे, उनका जो प्रधान होते थे, तो उन्हें क्या बोलते थे, परिषद, मंत्री परिषद, और उसको प्रधानमंत्री या सचिव बोलते थे। प्रास्ता, राज्य के आज्ञाओं की लिपि तैयार करने वाला, जैसे कि आज के डेट में लेखागार है, आज के समय के आधुनिक लेखागार है, जैसे कि एक तरह से रेवेन्यू इंस्पेक्टर या फिर पटवारी, जिस प्रकार से लेखा जोखा ग्रामीण क्षेत्र का वो देखते हैं,
तहसील में हमारे पटवारी जी देखते हैं, उस समय जो थे प्रास्ता, ये जो थे ये राज्य के आज्ञाओं का लिपिबद्ध करते थे कि राजा ने कौन कौन सी आज्ञाएं किस प्रकार से लिपिबद्ध की हैं, यानी कि राजा जो भी आदेश देते थे उनको ये किसी भी ताम्रपत्र पर या किसी भी आलेख या अभिलेख या फिर पर ये नोट करते थे, दस्तावेजों में लिखने की, लिपियों को करने की इनकी जिम्मेदारी होती थी। तो ये जो मेरे प्यारे साथियों मैंने जानकारी दी थी, ये दी थी तीर्थ और विभाग अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, अब जो हम आगे जानकारी पढ़ेंगे वो यूनानी लेखकों के 27 अध्यक्ष और उनके विभाग, ये मैग्निस्ट के इंडिका के अंतर्गत हैं। उन्होंने ये जानकारी दी कि मौर्य साम्राज्य 27 विभागों में बटा हुआ था और इन्हीं के द्वारा इन्हीं के द्वारा मौर्य साम्राज्य संचालित होता था। ये जो जानकारी थी ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत थी और ये जानकारी इंडिका के अंतर्गत है। इसमें क्या है, लवणा अध्यक्ष, लवणा अध्यक्ष क्या था, मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष, जहां पर मुद्रा टकसाल जहां पर पैसे बनते थे उनका अध्यक्ष ये थे। आकरा अध्यक्ष, ये क्या, खानों का अध्यक्ष, उस समय जो खाने थी चाहे वो तांबे की खान हो, लोहे की खान हो, सोने की खान हो, वहां से जो भी चीजें साम्राज्य के लिए निकाली जाती थी जिनसे हथियार बन सकते हैं, और हथियार बना लो, बर्तन बना लो, जो भी चीजें वहां बनती थी उनके अध्यक्ष को क्या बोलते थे, आकरा अध्यक्ष। और सूना अध्यक्ष, सूना अध्यक्ष बूचड़ खाने का, ये बूचड़ खाना एक तरह से जहां पर ये जानवरों को काटकर जो भी मीट वगैरह बनाते थे उसे बूचड़ खाना करते थे। ठीक है, पोत्रवा अध्यक्ष, माप तोल का अधिकारी, यानी कि उस समय राज्य में किस प्रकार से नाप तोल होगी, किस प्रकार से उन्होंने एक चिन्ह बनाए कि भाई हर जनता को ये चीजें इतने इतने ग्राम और इतनी लंबाई पर दी जाए। तो उसका जो अध्यक्ष जिन्होंने ये प्रक्रिया चालू करी उसको क्या कहते हैं, पोतवा अध्यक्ष। विविता अध्यक्ष, ये क्या थे, चरवाहों का अध्यक्ष। वहां पर जिस प्रकार आजकल आधुनिक क्षेत्रों में हमारे बोलते हैं कल्हड़, जहां पर जानवर चरने के लिए जाते हैं, वहां पर उस समय जो जमीन थी उसका जो अध्यक्ष, जहां पर वो जानवर चरते थे, उनके अध्यक्ष को विविता अध्यक्ष यानी चरवाहों का अध्यक्ष कहा जाता है। नवाध्यक्ष, ये नहीं नौसेना का अध्यक्ष, नौसेना यानी कि समुद्र में जो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो कि जल वाली क्षेत्र थे, जहां पर जल में सेना की जरूरत पड़ती थी, तो वहां पर जो अध्यक्ष होता था उसको कहते थे नवाध्यक्ष। शुल्क अध्यक्ष, राज्य के शुल्क वसूलने वाले या फिर राजस्व वसूलने वाले को क्या कहते थे, शुल्क अध्यक्ष। सीताध्यक्ष थे कृषि विभाग का अध्यक्ष, यानी कि राज्य में किस प्रकार से कृषि पैदावार हो रही है और उनसे जो भी चीजें लेते थे वो सीताध्यक्ष है। पण्याध्यक्ष में क्या है, व्यापार वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। गणिकाध्यक्ष क्या था, गणिकाध्यक्ष के गणिकाओं का निरीक्षण करने वाले को गणिकाध्यक्ष कहते थे। संस्था अध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। भाई संस्थाएं व्यापारिक जो होती थी, प्राचीन काल में संस्थाएं भी बोला जाता था, पणिया भी बोलते थे, श्रेष्ठी भी बोलते थे व्यापारियों को। ठीक है ना, तो ये संस्था अध्यक्ष थे, व्यापार मार्ग। लवणाध्यक्ष, नमक विभाग का अध्यक्ष। भाई नमक बनाना और जनता तक पहुंचाना, राजमहल तक पहुंचाना, इनके ये कार्य थे। पत्याध्यक्ष क्या है, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। पासपोर्ट विभाग जो कि आधुनिक नाम है पासपोर्ट विभाग, ठीक है ना, उस समय कुछ और नाम होगा, लेकिन इंडिका में हमें पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष और हमारे इतिहासकारों ने पासपोर्ट विभाग ही बोला है। तो पासपोर्ट ज्यादातर आपको पता होगा कि देश विदेश जाने के लिए एक आइडेंटिटी के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है उसे पासपोर्ट कहते हैं। तो ये उसके अध्यक्ष थे। सूत्रा अध्यक्ष, ये सूत्राध्यक्ष क्या, कटाई बनाई, सूत से बने, पहले क्या होता, सूत से कपड़े बनते थे, सूत से कपड़े बनते थे, उसके सूत देखो इसमें लगा भी है सूत और अध्यक्ष, सूत और अध्यक्ष यानी सूत से कपड़े बनते थे, कपड़े बनाना, राजमहल तक पहुंचाना या जनता तक वितरण करना, जो भी इन कार्यों में लगे होते उसे
शोधाध्यक्ष, देवताध्यक्ष। धार्मिक मामलों में धार्मिक विभागों का जो अध्यक्ष होता था वो देवताध्यक्ष, और लोहाध्यक्ष को धातु विभाग का था, क्योंकि लोहे से बहुत सारे हथियार बनते थे, उसका जो अधिकारी होता था वो लोहाध्यक्ष कहलाता था। ठीक है ना। पतनाध्यक्ष का है बंदरगाहों का अध्यक्ष। एक प्रकार से देखो बंदरगाह उस समय भी थे, पतन आज भी बोले जाते हैं और प्राचीन काल में भी बोले जाते थे, जहां पर नावें या जहाजें किसी तट पर खड़ी होती हैं आकर, ठीक है, उन्हें बंदरगाह कहते हैं। इनके अध्यक्ष को पतनाध्यक्ष। मानाध्यक्ष, मान अध्यक्ष क्या है थे? काल व दूरी को मापने वाले, काल और दूरी को मापने वाले, यानी कि समय और दूरी को नापने वालों को मानाध्यक्ष। गवाध्यक्ष या पशु विभाग के अध्यक्ष, यानी कि पशुओं के ऊपर भी उस समय जो अध्यक्ष, जो प्रमुख अधिकारी थे उन्हें गवाध्यक्ष बोलते थे। महामात्य सर्प, ये कौन थे? ये गुप्तचर विभाग, यानी कि आजकल के हमारे देश के आधुनिक गुप्तचर जो सूचनाओं को इधर उधर देते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, आधुनिक रॉ, या फिर ऐसे खुफिया मनुष्य जो कि राजा के लिए बाहर देश में क्या षड्यंत्र चल रहा है, क्या नई नई तकनीक वो विकसित कर रहे हैं, अपने देश के राजा के पास तक पहुंचाने वालों को महामात्य सर्प यानी गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष कहते थे। मुद्राध्यक्ष, राज्य के मुद्रा प्राप्त करना, ये वो थे मुद्राध्यक्ष जो राज्य की मुद्रा प्राप्त करते थे, यानी देश विदेश बाहर या भीतर आना जाना जो लगा रहता है, तो जो वहां से पैसे, जैसे कि आज के आधुनिक समय की करेंसी, जो कोई अगर बाहर से आए तो वहां से जो भी चीज लाता है वो करेंसी यहाँ पर चेंज करके तभी तो हमारे देश में अपने घूमता है, वो हमारे पैसे कर हमारे देश की मुद्रा प्राप्त करके। तो ये मुद्रा अध्यक्ष का कार्य था कि ये जाए बाहर भीतर आने जाने के लिए जो मुद्राएं प्राप्त करते थे उन्हें मुद्राध्यक्ष कहते थे। उपायाध्यक्ष, ये वन विभाग के अध्यक्ष का अधिकारी होता था। भंडाराध्यक्ष क्या थे? भंडारगार का अध्यक्ष, यानी खाद्य सामग्री को जो इकट्ठा कर लेते थे, वही वो एक तरह का हमारे आधुनिक समय में गोदाम, आधुनिक समय में गोदाम है, और गोदाम का जो अधिकारी होता है, ठीक है ना, ये उन्हीं के लिए है। तो भंडार अध्यक्ष था वो, भंडारगार का अध्यक्ष। बंधायागार का अध्यक्ष, बंदी गृह, यानी आज के समय के जैसे जेल के ऊपर एक जेलर साहब होते हैं, तो उस समय बंध्यागार अध्यक्ष होते थे, जो कि बंदी गृह का अध्यक्ष कहलाते थे, यानी कि सजा प्राप्त व्यक्ति को एक काल कोठरी में बंद करना, एक तरह से जेल में बंद करना, उसके अध्यक्ष की यहाँ पर चर्चा की गई है। सुराध्यक्ष, सुरा का मतलब होता है मद, दारू, बियर, एक तरह से आधुनिक समय की दारू और बियर हो गए, चरस हो गए, गांजा हो गए, उस समय के क्या है मद पदार्थों पर जो कर लगाने वाला होता है ना सुरा, भाई जैसा आज भी लग रहे हैं, आजकल क्या है सुरा अध्यक्ष थे वो, मद पदार्थों पर कर लगाने वाले, जो कि आज भी नशीली चीजों पर जो भी कर भारत सरकार या गवर्नमेंट के द्वारा लगता है, उसको जो कर को वसूल करते हैं वो सुराध्यक्ष। आज के जमाने में आबकारी विभाग वाले हो गए या फिर हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो गए जो इसको वसूल करते हैं, उस समय में सुराध्यक्ष इस चीज को वसूल करते थे। लक्ष्य पटलाध्यक्ष क्या है? लेखा विभाग का अध्यक्ष। इनका कार्य वही था आज के आधुनिक समय के करें कि क्या क्या क्रियाकलापें, क्या क्या चीजें हैं, उनका लेखा जोखा करने वालों को क्या कहते थे? अक्षपटलाध्यक्ष। और ये क्या है? शास्त्राध्यक्ष, या इसे अयोध्यागारा अध्यक्ष कहा जाता था। ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, या तो आप इसे शास्त्राध्यक्ष कह सकते हैं या फिर अयोध्यागारा अध्यक्ष कह सकते हैं। इनका कार्य था शस्त्र विभाग का अध्यक्ष। शस्त्र विभाग का मतलब शास्त्र अध्यक्ष, इस पे सब लिखा, शास्त्र और युद्धगार, बीच में देखो आयुध मतलब युद्धगार अध्यक्ष, यानी युद्ध और शस्त्रों का जहां पर भंडार होता था, रिजर्व होता था, जहां पर राज्य के द्वारा हथियार रखे जाते थे कि भाई समय आने पर अगर किसी दूसरे राज्य से युद्ध हो जाए या झगड़ा हो जाए तो तब हथियारों की जो जरूरत पड़ेगी उनको हम अपने एक तरह से गोदाम से निकाल कर जो लेके जाएंगे, तो उसका जो प्रमुख अधिकारी होता था वो शास्त्राध्यक्ष कहलाता था। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आज जो आपको जानकारी साझा करी वो ये करी
थी मौर्य सम्राट के लगभग मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक के द्वारा जो उनकी लिपि थी, लिपियों के बारे में हमने जो जानकारी वो ये कि सम्राट अशोक की लिपि ज्यादातर जो थी वो 4 भाषाओं में थी। कौन कौन सी भाषाएं थी? तो प्राकृत भाषा, खरोष्ठी भाषा, ब्राह्मी लिपि, अरमाइक और ये 4 हो गई, ठीक है ना। और कौन सी थी? द्विभाषा लिपि। तो सम्राट अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख थे वो 4 लिपियों में थे। 4 लिपियों में मैंने आपको बताया प्राकृत, ब्राह्मरी, ठीक है ना, खरोष्ठी और अरमाइक। और अरमाइक कौन सी है? ईरानी और ग्रीक भाषा। तो जो सम्राट अशोक के जो लेख थे, जो लिपि थी वो लगभग 4 भाषाओं में थी। और ये जो भाषाएं कहाँ कहाँ पर ज्यादा प्रचलित थी हमने उनके बारे में जानकारी करी। उसके बाद हमने जो विचार करे आपसे मौर्य प्रशासन में कि कौटिल्य जी ने बताया कि साम्राज्य को चलाने के 7 अंग थे, लेकिन 8वां अंग शत्रु की भी चर्चा उन्होंने करी कि भाई 8 अंग कौन कौन से, हमने उनके बारे में भी जाना। केंद्रीय प्रशासन की अगर बात करें तो केंद्र प्रशासन में कौन कौन से सबसे बड़े प्रमुख अधिकारी थे जो कि साम्राज्य को चलाने में राजा की सहायता करते थे, उनके बारे में करी। अर्थशास्त्र के द्वारा 18 जो अधिकारी थे, तीरथ थे, उनके बारे में जाना कि कौन कौन से अधिकारी किस किस विभाग की देखभाल और प्रमुख थे। उसी प्रकार इंडिका की हमने बात करी कि जो मैग्निस्टीन ने 27 अध्यक्ष और विभागों के बारे में बताया कि साम्राज्य किस प्रकार मौर्य का चलता था, उनके बारे में हमने पढ़ा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने तीरथकर, उनके विभाग और सम्राट अशोक की भाषाओं के बारे में चर्चा करी थी कि उनकी भाषाएं कौन कौन सी थी। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो इस अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पिछली वीडियो आप मेरे लिंक पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।